भाजपा भाजपा का मातृ संगठन, पैतृक संगठन और पता नहीं कैसे कैसे विशेषणों से संबोधित किए जाने वाले आरएसएस ने 2024 लोकसभा चुनावों पर जो राय व्यक्त की है उसने बीजेपी में खलबली मचा। न सिर्फ बीजेपी में खलबली बल्कि उसके दो शीर्ष नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी आरएसएस ने सवालिया निशान लगाया है। और ये किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता या आरएसएस वर्कर की बात नहीं है, ये आरएसएस के सरसंघ चालक यानी सर्वशक्तिमान मोहन भागवत ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान लगाए। ऑन कैमरा ये आरोप बता रहे हैं कि आरएसएस ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली इस हार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार। इस मुद्दे पर विश्लेषक और राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक गोविंद चतुर्वेदी जी हमें बताएंगे कि आरएसएस चीफ की भाषा बीजेपी के लिए कैसी मारक है और क्या उसको अपने आप को बदलाव करना होगा और आरएसएस का अगले कदम क्या है। गोविंद, आपको और अपने सारे दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। आप सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी श्री मोहन भागवत ने कल जो संबोधन किया है वो संबोधन निश्चय ही आंख खोलने वाला है। न केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं के लिए बल्कि सत्ता में बैठे हर उस शख्स के लिए जो वहां बैठने के बाद फिर बहुत सी चीजों को, बहुत सी मर्यादाओं को भूल जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो श्री भागवत ने अपने संबोधन में कहीं किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो आपने कहा बात सीधी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उसके अन्य नेताओं की तरफ जाएगी। उन्होंने जो कहा उसका सार अपन देखें तो उन्होंने 3-4 बातें मोटे तौर पर कही हैं। सबसे पहले जो उन्होंने चिंता जाहिर की वो मणिपुर पर की। मणिपुर 1 साल से अशांति की आग में जल रहा है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एन बीरेन्द्र सिंह वहां मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने गृहमंत्री के तौर पर वहां दौरे किए 2 बार शुरू में, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 वर्ष में मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी ने अपनी जरूर यात्रा वहां से शुरू की और शायद ये उसी का नतीजा था, यात्रा शुरू करने का, वहां के लोगों में एक विश्वास आने का कि मणिपुर की 2 जो लोकसभा सीटें हैं वो दोनों कांग्रेस को मिली। खैर, अपन बात मणिपुर की अशांति की कर रहे थे कि वहां 2 समुदायों के बीच जो विवाद है उस विवाद को शांत करने की पिछले 1 वर्ष में शायद कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई। सत्ता में बैठे लोग कह सकते हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई प्रयास होते तो निश्चित तौर पर सरकार जब कोई प्रयास करती है तो वो किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। हमने यहाँ गुर्जर आंदोलन को देखा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कावेरी के विवाद को देखा, तमिलनाडु के बीच हुए कावेरी विवाद को, इन सब विवादों को हमने खूब देखा है कि जब भी कोई विवाद होता है तो उसके समाधान के प्रयास अपना रंग जरूर लाते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। और लास्ट अभी आप 2 दिन पहले अगर देखेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि मणिपुर की समस्या के समाधान के लिए राज्य और केंद्र की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी।
इसमें सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहली चिंता भागवत जी ने मणिपुर पर व्यक्त की और उन्होंने कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके पहले 10 साल वो शांत था। उन्होंने ये भी कहा कि उसके पहले 10 साल वो शांत था। तो इस 1 साल में किसने यह सब किया और कौन देखता रहा? और फिर जो उनकी पंचलाइन थी उसमें उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान कौन देगा, क्वेश्चन मार्क। ये उनका पहला बड़ा इशू कल के संबोधन था। इसके बाद दूसरी चिंता जो उन्होंने जाहिर की वो चुनाव प्रचार, जो हाल ही लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव प्रचार में राजनीतिक मान मर्यादाओं के टूटने पर जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस पर भी हमको विचार करना होगा कि हम कहाँ बोलें, कितना नहीं बोलें। चुनाव अभियान के दौरान बिलो द बेल्ट जितने भी अटैक हुए उसको भी उन्होंने इंगित किया। ये सारी बातें अच्छी नहीं है। फिर एक बात जो उन्होंने कही कि इस देश को सहमति से, सर्वानुमति से चलाने की परंपरा रही है और वो परंपरा कायम रहनी चाहिए। उन्होंने कहा इस बार का जो चुनाव था वो युद्ध की तरह लड़ा गया, युद्ध की तरह लड़ा गया। सामने जो राजनीतिक दल या पार्टियां होती हैं, दो पार्टियां, एक तरफ है, दूसरी तरफ है। उन्होंने कहा दोनों को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हम अगर दुश्मन की तरह दूसरे को माने और झूठ पर झूठ बोलते जाएं और उस पर चुनाव लड़ें तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि मर्यादाओं को पूरा करते हुए हम अपना कर्तव्य पूरा करें। आप एक एक शब्द को देखिए भागवत जी के संबोधन के को, कि आप मर्यादाओं को पालते हुए अपना कर्तव्य पूरा करें, और जो अहंकार के बिना अपना कर्तव्य पूरा करेगा, जो अहंकार के बिना अपना कर्तव्य पूरा करेगा वही सेवक कहलाएगा, या वही सेवक कहने का अधिकारी है। अब इन सब बातों को जब आप लेकर के देखते हैं तो ये अपने आप में साबित हो जाता है कि वो किसके लिए कह रहे हैं। पूरे चुनाव अभियान के दौरान और उसके पहले के टाइम में भी ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कही जा रही थी। लेकिन इस सब से ये एक साफ लगता है, हालांकि मैंने पहले भी एक बार जब अपन बात कर रहे थे तब जिक्र किया था कि दोनों के रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे के बिना कोई ठिकाना नहीं है। इसके बावजूद जो अभी कुछ दिन पहले चुनाव अभियान के पहले चरण के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने जो शुरुआत की, उसके पीछे कारण होंगे, निश्चित तौर पर वो कारण ऐसे होंगे कि वो इस हद तक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रोवोक हुआ कि उसको उस तरह के कमेंट करने पड़े। अब आरएसएस की तरफ से क्या प्रोवोकेशन था वो आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स जान सकते हैं, लेकिन वो प्रोवोकेशन कुछ न कुछ ऐसा था कि पहले चरण में कम मतदान के बाद की स्थिति के बावजूद भाजपा अध्यक्ष ने ये कहा कि अब हम सक्षम हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आप पीछे जाकर के और देखें तो जो आपने जहां शुरू किया था कि मातृ संगठन, पितृ संगठन आरएसएस, बीजेपी और जनसंघ के लिए रहा, मैं आपको 2013 में लेके चलता हूं अपने श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ, कि 2013 में मोहन भागवत ने एक बयान दिया जब बीजेपी 2 चुनाव हार चुकी थी। 4 का चुनाव शाइनिंग इंडिया वाजपेयी जी के नेतृत्व में हारा, 2009 का चुनाव
लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट करके जब लड़ा गया तब वो हारा। तो 2 चुनाव हारने के बाद तीसरा चुनाव होने को था 13 में, और उसके पहले यह बयान था जिसमें यह बयान आया कि भाजपा राख से भी उठ खड़ी होगी। ये मोहन भागवत का बयान था कि भाजपा राख से भी उठ खड़ी होगी, यानी भाजपा में इतनी क्षमता है कि वो कितनी भी कमजोर हो जाए दोबारा खड़ी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि भाजपा के पीछे वो कौन सी ताकत है जो भाजपा को राख से भी खड़ा कर लेगी। निश्चय वो ताकत संघ के या संघ से जुड़े करोड़ों स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की होगी, जिसके बूते पर उन्होंने ये दावा किया। हालांकि यहाँ मेरा ये भी जोड़ना है कि संघ के कार्यकर्ता भी देश के नागरिक हैं, और समय समय पर उन्होंने भी और उनके सामने खड़े हुए देश के नागरिकों ने भी ये तय किया कि कोई भी ताकत बड़ी नहीं है, न संघ बड़ा है न संघ के स्वयंसेवक बड़े हैं। हम जो देश के नागरिक हैं, कभी 56 करोड़ थे, फिर 70 करोड़ हुए, 100 करोड़ हुए, आज हम 140 करोड़ हैं। तो 140 करोड़ नागरिक सबसे बड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ आपने जो कहा पितृवत मातृवत व्यवहार संघ का कि राग से भी उठ खड़ी होगी, और दूसरी तरफ उस बच्चे का व्यवहार देखिए। उसने कहा कि नहीं, अब हम बालिग हो गए, अब हम सक्षम हो गए और अब हम अपने फैसले खुद कर लेंगे। तो शायद उस माता पिता की हैसियत वाले संघ और बच्चे की हैसियत वाली भाजपा के बीच की ये तकरार है। अब ये कहां तक जाएगी, कितना जाएगी, ये हम देखेंगे सब। जी। आपने जो बताया उसके लिहाज से कि पत्रकार की नजर से मैं देखूं तो 2014 और 2019 के चुनाव अभियान में भी मोहन भागवत ने अभी जो मुद्दे उठाए हैं, अहंकार, विपक्ष का सम्मान नहीं और झूठ, 14 और 19 में वो बड़े पैमाने पर यूज किए गए। और देखा जाए तो आरएसएस के नेटवर्क ने उसको बढ़ावा दिया। पूरा देश जानता है कि पिछले 2 चुनावों में कितना झूठ और कितने अहंकार के साथ बोला गया। मैं ये कह सकता हूँ साफ साफ शब्दों में, जो मैंने देखा है उसको, इस बार जब उन्होंने अहंकार और उस सब की बात की, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, और हमारे दर्शक भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये उस बाप और बेटे जैसा झगड़ा तो नहीं है कि बेटा आवारा हो गया है और उसने बाप को अंगूठा दिखा दिया है और बाप अब अपनी संपत्ति से बेदखली का भय दिखा रहा है उसको, लेकिन बेटा अब उसके झांसे में आने को तैयार नहीं। कैसे आरएसएस चीफ मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये जो सीट है, ये आगे कैसी और क्या कर ले सकते? नहीं, निश्चित तौर पे सुभाष जी, जो आप कह रहे हैं कि इसके पहले के सालों में और जितना आपने हमने, मान लीजिए मेरे को 40-45 साल पत्रकारिता में, तो मैंने संघ और भाजपा के नेतृत्व के बीच ऐसी तकरार पहले कभी नहीं देखी। अगर हम किसी के बारे में भी कहेंगे तो कल मोहन भागवत और जो मीडिया, भाई आप और हम किसी कहे हुए ही लगाते हैं ना, क्या उनका भावार्थ देखते हैं? तो वो भावार्थ जिन 4-5 चीजों की हम बात कर रहे हैं कि झूठ बोलने की बात, मनमर्जी से काम करने की बात, सर्वानुमति नहीं रखने की बात, अहंकार की बात, ये सारे विशेषण पिछले 10 सालों में चाहे पक्ष के लोगों ने लगाए हों अंदरूनी तौर पर या विपक्ष के लोगों ने लगाए हों, वो प्रधानमंत्री जी के लिए लगाए गए। ये बहुत साफ है। तो इस नाते से अगर हम देखें तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के ऐसी कोई तकरार पिछले 40, 45, 50 सालों में देश ने शायद नहीं देखी। ऐसा कोई मौका नहीं आया। निश्चय ही मैं यहाँ यह भी कह सकता हूँ
कि संघ के शीर्ष नेतृत्व के लिए जितने लोगों का आपने और हमने इस दौर में देखा, हेडगेवार जी का हमको और आपको ध्यान नहीं, गोलवरकर जी का आपको और हमको ध्यान नहीं, लेकिन उसके बाद मान लीजिए देवरस जी के लिए मैं कह सकता हूँ कि देवरस जी के टाइम से तो समझ होने के बाद फिर रज्जू भैया आए, इन लोगों को आपने और हमने नजदीक से देखा। सुदर्शन जी के समय शायद इससे ज्यादा खींचतान थी, वाजपेयी जी और आडवाणी जी एक तरफ थे, सुदर्शन जी एक तरफ हो गए, लेकिन मोटे तौर पर संघ का नेतृत्व भी इन सब चीजों में कभी बहुत आमने सामने हुआ नहीं, क्योंकि संघ का शीर्ष नेतृत्व, जैसा हम बात करते हैं कि एक दशहरे का संबोधन होता था, और उस दशहरे के संबोधन की देश के संघ से जुड़े कार्यकर्ता ही नहीं, संघ से जुड़े परिवार ही नहीं, सारा देश उसकी तरफ देखता था कि कल संबोधन क्या छपेगा, और उसी वही एक संबोधन होता था। उसके अलावा न कभी कोई प्रेस ब्रीफिंग होती, न प्रेस उनके पास जाने की हिमाकत करता, हिम्मत करता। मैं इस नाते से कह रहा हूँ कि एक ऐसा पर्दा बना हुआ था, एक वो जो मर्यादा की जिसकी बात भागवत जी ने कही है, उस तरह की एक मर्यादा बनी हुई थी कि संघ का शीर्ष नेतृत्व कभी मीडिया में नहीं आया, कभी देश की जनता के बीच नहीं आया। संघ के स्वयं सेवकों के माध्यम से वो अपने जो भी फीडबैक का उनका सिस्टम था उसको करते थे। और अभी मैंने कहीं पढ़ा तो उसमें आया कि अब आज तो मोहन भागवत लिखा जाता है या जो भी लिखा जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब संघ के कार्यकर्ता उनको परम पूज्य सर संघ चालक जी, और देश भी उसी भाषा में उनके लिए बोलता था। तो अब वो अ, थोड़ा सा कम हुआ है, जितना फ्रीक्वेंसी उनकी बातचीतों की और राजनीतिक दखलंदाजी की उस जगह पे बैठे व्यक्ति की बढ़ने लगी है। वो हो सकता है समय की मांग हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन जो वो परिस्थितियां बनी है उसमें, लेकिन फिर भी अगर अपन एक शब्द में आके बात करें तो आपने जो सवाल किया, तो मैं उस पर कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इन तमाम बातों के बावजूद ये जो अप एंड डाउन्स हैं रिश्तों के, आप पीछे जाकर के देखिए तो हमेशा ये कहा गया कि वाजपेयी और आडवाणी, चाहे वो जनसंघ का दौर हो चाहे बीजेपी का दौर हो, एक हार्डलाइनर कट्टरवादी, एक सॉफ्ट लाइनर उदारवादी। वाजपेयी जी उदारवाद के प्रतीक रहे भाजपा में, आडवाणी जी कट्टरवाद के प्रतीक रहे, लेकिन उस सब के बावजूद रिश्ते चलते रहते थे। और जब वाजपेयी जी जो संघ के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे भाजपा में, संघ की बात करते थे, जब वो पाकिस्तान गए आपको याद होगा, और जब उन्होंने जिन्ना की मजार पे जाने के बाद जिन्ना को सेक्युलर कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को, भारत लौटने पर उनकी काफी बहुत आलोचना हुई, और उस आलोचना के बाद के दौर में वाजपेयी जी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा पार्टी का। आडवाणी जी। है आडवाणी जी। आडवाणी जी को, सॉरी, आडवाणी जी को वो अध्यक्ष पद, सॉरी सॉरी, अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। और इसके बाद में फिर आगे जाकर के जब आप देखेंगे तो एक सूरत ऐसी भी आई कि संघ ने मना कर दिया कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बाद में आपस में जो भी समझाइश हुई होगी तो 14 के चुनाव के पहले फिर उनको, ओ सॉरी 9 के चुनाव की, 9 की बात कर रहे हैं हम, तब उनको चेहरा बना के प्रोजेक्ट किया गया। बाद में तो कुछ अलग ही होगी सूरत। सुदर्शन जी की तो बहुत ओपन बात होती थी, ओपनली वो कहते थे कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, तो खुल करके उन्होंने कहा। तो ये जो रिश्ते हैं अप एंड डाउन्स के बाद, मैं कह ही रहा हूं आपसे कि इन उतार चढ़ावों के बावजूद भी मुझे नहीं लगता, किसी समय की बात छोड़ दीजिए, ये एक ऐसा समय, ऐसा नेतृत्व है जो शायद नहीं सुन रहा या कम सुन रहा होगा, क्योंकि ये तो अपन कहेंगे तो न दोनों ही मना कर देंगे, वो कहेंगे मैं सुनता हूँ, वो कहेंगे मैं नहीं सुनता हूँ। जो भी, जहां भी राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व की,
लेकिन कुल मिला करके ये है कि दोनों इन उतार चढ़ावों के बाद कहीं ना कहीं आपस में एक साथ ही रहेंगे। और उसमें उसका शायद कारण ये है कि भाजपा को लगता है और संघ को लगता है कि हम एक दूसरे के ज्यादा करीब है, और दूसरी किसी भी पार्टी के पास जब वो जाने की बात करेगा, संघ अगर मान लो सोचे भी, तो कहीं उसका वैचारिक मत ऐक्य नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। वो इन चुनावों ने सिद्ध भी किया, और उसको भी अगर आप देखेंगे तो भागवत जी के संबोधन में वो बात भी है कि भाई देश को आप राजी खुशी चला सकते हैं, आपस में सब लोगों में संभाव बना के चला सकते हैं। तो जिस तरह के हालात अभी इन सालों में बने हैं, भागवत जी के शब्दों में कहूं तो एक पालाबंदी हो गई कि एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिस तरह की बातें हुई वो अच्छी नहीं थी। तो वो सब होकर के, पर दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आरएसएस और राजनीतिक पत्रकारिता दोनों का आपने जिक्र किया कि पत्रकार भी उनके संबोधन का इंतजार करते थे। मैं इसको एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर आरएसएस की महीन चाल के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि इस बार जनता ने साफ कर दिया है कि ये लोकतंत्र है और यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। और आरएसएस पुराने कई मौकों पर भी इसी तरह का एक रेफरी की भूमिका लेकर आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की नौकरशाही का एक वर्ग और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जो ताकत मिली है वो लोकसभा में इस बार लोकसभा की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहा है, और उनके शपथ ग्रहण समारोह में दिख भी रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस चीफ हल्की आलोचना या प्रधानमंत्री या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करके विपक्ष के घावों पर ठंडे छींटे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इस सरकार को जैसे तैसे 5 साल की आपकी प्रतिष्ठा बहाल होगी, आपको अहंकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पुरखों को मैं आपको याद दिला दूं, आप देखते भी हैं, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। भारत अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो अपने पुरखों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल पिछले 10 सालों से करता है। इसको किसी पार्टी और उसके लिए नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन भारत के शहीदों का अपमान पिछले 10 सालों में भारत में खूब देखा। तो इस सब को कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस महीन रणनीति के तहत सरकार का बचाव करके और इस सरकार को जैसे तैसे 5 साल दिलाने की कोशिश। सुभाष जी, जो आप कह रहे हैं उस धारणा को, उस पक्ष को निर्मूल नहीं कहा जा सकता, वैसा हो सकता है। यह सब एक रणनीति का अंग भी हो सकता है। लेकिन अभी चुनाव अभियान के दौरान जो माहौल आपने और हमने देखा, चुनाव के प्रति संघ और संघ के स्वयंसेवकों की जो बेरुखी देखी, जो कम मतदान देखा, उससे ऐसा लगता है कि अभी वैसी सूरत शायद नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस धारणा को निर्मूल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप जाइए 2018 में, 2018 में 2019 के चुनाव के पहले हो गया 2018। तो 2018 में दिल्ली में एक समारोह में भागवत जी ने कहा था, और भागवत जी ने उस समय भी माहौल आपको पता है कि कैसा चल रहा था। वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो एक हुआ, उससे बाद में माहौल बदला। अन्यथा जो बात अपन कर रहे हैं कि किस किस तरह, किस किस के लिए, मतलब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, आप इसको कैसे झुटलाएंगे। नेहरू ने इस देश की, आजाद भारत की नींव रखी, मजबूत नींव रखी। जो भारत में आज हमको विकास दिख रहा है उसकी नींव रखी, उसको हम झुटला थोड़ी सकते, मना थोड़ी कर सकते। इसी तरह से नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, या और दूसरे बाद के सारे प्रधानमंत्री हों,
तो सबने अपने अपने तरीके से काम किया, और किसी के भी योगदान को अगर हम कम करके देखें तो शायद वो ठीक नहीं है। तो वहां आके मैं जब 2018 की बात कर रहा हूँ, तो 2018 में, लेकिन वो चुनाव के पहले की बात हो गई कि मोहन भागवत ने वहां दिल्ली में एक समारोह में इसी तरह संबोधित किया संघ के स्वयं सेवकों को, और उन्होंने उसमें ये कहा कि कांग्रेस के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले जो भारत में राजनीतिक चेतना की कमी थी, उस राजनीतिक चेतना को कांग्रेस से जुड़े लोगों ने, उन्होंने कांग्रेस से जुड़े लोगों को उस समय बहुत अच्छे शब्दों में निरूपित किया। और उनका कहना यह था कि सर्वत्यागी महापुरुष, कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सर्वत्यागी महापुरुष के नाम से संबोधित किया कि उन सर्वत्यागी महापुरुषों की वजह से देश में राजनीतिक चेतना जगी, देश को आजादी मिली, आजादी का संघर्ष जो था वो बहुत मजबूती से चला, और उसके बाद फिर भारत के विकास की शुरुआत हुई। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने 2018 के चुनाव के पहले कहा था, और स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में उनके योगदान को उन्होंने खूब उस बैठक में सराहा। उसके पहले भी आप जाके देखें तो 71 की जो लड़ाई हुई जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद भी संघ की भूमिका, और फिर आपातकाल के दौरान भी संघ की भूमिका, ये सब कांग्रेस के लिए सहानुभूति की मानी गई इन अलग अलग मौकों पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, आता मैं वही हूं वापस, कि आप जो कह रहे हो मैं उसको निर्मूल नहीं दिखा रहा कि वो एक महीन राजनीतिक चाल जो आप कह रहे हो वो हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में और पुराने इन दृष्टांतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि समय समय पर संघ भाजपा या जनसंघ के से जुड़े लोगों को ये बताता रहा है, एहसास कराता रहा है कि बड़े आप नहीं हो, बड़े हम हैं। हमारी जो भूमिका है उसकी वजह से आप हो, आपकी भूमिका की वजह से हम नहीं। जी मेरे इस प्रश्न का आधार था आज संघ के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा वो लेख, जिसमें संघ के एक आजीवन कार्यकर्ता ने ये साफ किया है कि इस हार के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दोषी हैं, और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को एक तरह से सुरक्षित जोन में ले जाकर खड़ा करने की कोशिश की है कि अकेला शीर्ष नेतृत्व जीत नहीं दिला सकता। इस वजह से मैं इसमें एक महीन राजनीतिक चाल देख रहा हूँ। नहीं, वो हो सकती है, और इसको आप तो बाकी तो ये संघ और उसके नेतृत्व के देखने का काम है, लेकिन मुझे ये लगता है जो हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले सालों में जब से भाजपा में संघ के पूर्णकालिक प्रचारकों का हर राज्य की इकाई में महामंत्री संगठन के तौर पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में और उसके पहले भी समय समय पर वाजपेयी जी के टाइम की अगर आप बात करें तो आपको एक पेट्रोल घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप आवंटन घोटाला। तो ये अलग अलग मौके ऐसे थे, और उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हर जगह जो काम कर रहे हैं लोग, अब वो परंपरा तो बहुत पीछे छूट गई जिस राजनीति की, जिस निस्वार्थ राजनीति की, सिद्धांत वाली राजनीति की हम बात करते हैं, वो तो बहुत पीछे छूट गया। तो हर जगह ये जो सत्ता का स्वाद लगा, वो सत्ता का स्वाद किसी से कुछ भी कहलवा सकता है, वो किसी का भी पक्ष किसी से करवा सकता है। लेकिन अभी चुनाव के दौरान की हम बात करें, चुनाव अभियान के दौरान जब हम बात करते थे उन लोगों से, संघ के लोगों से भी, एक पत्रकार के रूप में आपके हमारे सबके रिश्ते होते हैं, नेतृत्व से जुड़े लोगों से भी होते हैं और आम स्वयंसेवकों से, कार्यकर्ताओं से भी होते हैं। तो जब उनसे बात होती थी तो जो शारदा जी ने कहा वो बात अपनी है, शारदा जी जाने और शारदा जी का कहा हुआ जाने, लेकिन आम स्वयंसेवक जो है वो क्या सोचता था जब उससे बात करते थे, उससे पूछते थे यार इस बार तो पोलिंग कम कैसे हो रहा है भाई, पहले चरण में, दूसरे चरण में,
इसका कारण क्या है, इससे नुकसान तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब उनसे इस तरह की बातें करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो कहते थे कि अब बड़ा मुश्किल टाइम आ गया हमारे। और हमारा मुश्किल टाइम ये है कि अब लोग हमसे पूछते हैं कि भाई बीजेपी के लोगों को तो मौके नहीं मिल रहे। ये सब खबरें तब अखबार में आ रही थी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें से 110 के करीब कांग्रेस या दूसरे दलों से आए हुए उम्मीदवार हैं। जिस तरह से दूसरे दलों के लोगों को बीजेपी में लाया जा रहा था, जिस तरह से दागी लोगों को बीजेपी में लाया जा रहा था, जो वॉशिंग मशीन की बात चल रही थी, तो ये सब जितनी चर्चाएं बाजार में थी, इन चर्चाओं के बूते वो संघ का, मैं शारदा जी के मुकाबले उस संघ के उन स्वयंसेवकों को रख रहा हूँ, उनके दर्द को रख रहा हूँ, जो ये कहते थे कि हमारे पास जब आम आदमी इन सवालों को करता है तो उनका जवाब देने की कोई तर्क नहीं है। अब आप तुलना कर लीजिए कि वो कौन क्या कह रहा है। वो संघ का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अपना दर्द इस तरह बयां कर रहा है, जो ऊपर बैठा हुआ है, किसी जगह पे बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता उनके बारे में वो कहाँ किस हैसियत में है, लेकिन उनकी अपनी बात है। तो ये जो मैं कह रहा था कि भाजपा में जाने का जो सिलसिला हुआ, उसके बाद से संघ में भी या संघ से जुड़े लोगों में भी सत्ता के प्रति आकर्षण तो बढ़ा है। जी। आरएसएस चीफ का बयान जिसने खलबली, देश के राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी है और गठबंधन की मोदी सरकार को भी अस्थिरता का एक दर्पण दिखा दिया है। इस पर राजनीतिक विश्लेषक और राजस्थान पत्रिका के संपादक गोविंद चतुर्वेदी जी ने हमें बताया। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हिंदी हेडलाइन के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।